वर्ष 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, तब उसके न्यूक्लियर हथियारों को उसके जो न्यूक्लियर हथियार थे वो रशिया और यूक्रेन में बंट गए, जिनकी संख्या उस समय सैकड़ों में थी। उस वक्त यूक्रेन रशिया और अमेरिका के बाद दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी परमाणु शक्ति बन गया था। यही यूक्रेन जो अभी रशिया से युद्ध लड़ रहा है। लेकिन इसके बाद वर्ष 1994 में हंगरी के बुडापेस्ट में एक समझौते पर चारों देशों ने हस्ताक्षर किए, जिसे हम बुडापेस्ट मेमोरेंडम कहकर पुकारते हैं। यह एक सिक्योरिटी एश्योरेंस था, जिसमें रशिया, अमेरिका और ब्रिटेन ने यूक्रेन को कहा कि वो अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दे और बदले में ये तीनों देश उसे सुरक्षा की गारंटी देंगे। उस वक्त यूक्रेन से एक बड़ी गलती ये हो गई कि उसने ये सोचकर अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर कर दिया कि अमेरिका, ब्रिटेन और रशिया उसे किसी भी युद्ध और हमले से बचाएंगे। लेकिन इसके 20 वर्षों के बाद वर्ष 2014 में रशिया ने ही यूक्रेन के क्राइमिया पर अपना कब्जा कर लिया और बाद में वर्ष 2022 से यूक्रेन में रशिया से उसका युद्ध चल रहा है, जिसमें यूक्रेन की 1/4 भूमि पर रशिया का कब्जा हो भी चुका है। अगर यूक्रेन ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को सरेंडर ना किया होता, इन बड़े बड़े पश्चिमी देशों की बातों में वो ना आया होता, तो शायद उस पर कभी हमला ना होता, क्योंकि वो एक परमाणु शक्ति होता और जो युद्ध आज वो लड़ रहा है वो युद्ध शायद उसके भाग्य में ना आता। यही गलती लीबिया से भी हुई। वर्ष 2003 में जब पश्चिमी देशों को यह पता चला कि लीबिया के पास परमाणु हथियार हो सकते हैं, तो उसके सर्वोच्च नेता मोहम्मद गद्दाफी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के डर से लीबिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रद्द कर दिया, उसे वहीं रोक दिया। मोहम्मद गद्दाफी ने यही सोचा कि अगर वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बंद कर देंगे तो दुनिया लीबिया की सुरक्षा देगी, उसकी रक्षा करेगी और उस पर कोई हमला नहीं होगा। और गद्दाफी को यह भी लगा कि उसके बाद वो लंबे समय तक शासन कर पाएंगे। लेकिन यहां मोहम्मद गद्दाफी से भी गलती हुई और सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें भी पश्चिमी देशों ने विद्रोही गुटों की मदद से बेहद कमजोर कर दिया। वर्ष 2011 में गृह युद्ध के दौरान लीबिया से भागते हुए मोहम्मद गद्दाफी की मॉब लिंचिंग हुई और उनकी पीट पीट कर हत्या कर दी गई। यही चीज सीरिया के साथ हुई। वो भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की रक्षा नहीं कर पाया और इजरायल ने वर्ष 2007 में सीरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर हवाई हमला करके उसे नष्ट कर दिया और बाद में सीरिया को पश्चिमी देशों की सेना ने एक युद्ध क्षेत्र बनाकर छोड़ दिया। अगर ये सारे देश अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ना आते और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की रक्षा करने में कामयाब हो जाते, तो इनकी स्थिति आज नॉर्थ कोरिया जैसी होती। इन देशों में और नॉर्थ कोरिया में क्या फर्क है? नॉर्थ कोरिया ने वर्ष 2006 में परमाणु हथियार विकसित कर लिए और आज स्थिति यह है कि वो अमेरिका पर हमला करने की धमकी देता है और हर दूसरे महीने एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण करता है। पूरी दुनिया जानती है उसके पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन कोई देश ईरान, इराक, सीरिया, लीबिया या यूक्रेन की तरह उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं दिखाता, उसकी सीमा में दाखिल नहीं होता और ना ही उस पर हमला करता है। यह बात सही है कि इराक, ईरान, सीरिया और लीबिया जैसे देशों को परमाणु हथियार नहीं मिलने चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि परमाणु हथियार वहां सुरक्षित नहीं है, उनका दुरुपयोग हो सकता है, इस बात की पूरी आशंका है, क्योंकि इन देशों में राजनीतिक अस्थिरता है, धार्मिक कट्टरवाद है और आतंकवाद भी इन देशों में बहुत ज्यादा है। तो परमाणु